नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक कक्षा 9 काव्य का संक्षिप्त परिचय चल रहा है। पद का संक्षिप्त परिचय चल रहा है। अब उसका हम लास्ट भाग लेकर उपस्थित हैं। आज हम इसमें आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। हमने अब से पहले भक्ति काल के बारे में पढ़ा, इससे पहले हमने रीति काल के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें? आधुनिक काल। आधुनिक काल की जो प्रारंभ हुआ, देखिए सन 1843 ईस्वी से आज तक जो अभी तक जो चल रहा है वो क्या है? आधुनिक काल है। ठीक है बच्चों, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल अधिकतर विद्वानों ने 19वीं जो आपकी शताब्दी है उसमें माना है। हिंदी के साहित्य के जितने भी विद्वान हुए उन्होंने आधुनिक काल को कब से माना है? 19वीं शताब्दी में माना है। आधुनिक काल, गद्य काल, नवीन विकास काल, पुनर्जागरण काल आदि इसी काल के कुछ प्रमुख नाम हैं। अगर आधुनिक काल के कुछ नामों के बारे में क्वेश्चन आ जाए कि आधुनिक काल के और कितने नाम हैं उनके बारे में लिखे, तो इसको आधुनिक काल का नाम क्या कहते हैं? गद्य काल भी कहते हैं, नवीन विकास काल भी कहते हैं, पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। इस प्रकार से अन्य मुख्य कालों के नाम से भी जाना जाता है। इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल में खड़ी बोली की प्रादुर्भाव हुआ है। यानी इस खड़ी बोली जो बोली जाती है, यानी एक वो बोली जो बिल्कुल ऐसी है, स्पष्टीकरण निकल के आता है, उसका इसमें प्रादुर्भाव हुआ है, यानी उत्पन्न हुई है। काव्य भाषा के रूप में वो प्रतिष्ठित हुई है, यानी काव्य के रूप में उसे क्या है? सम्मान मिला है, पूरी तरीके से प्रतिष्ठित हुई है। हिंदी काव्य के आधुनिक काल को भारतेंदु युग, छायावाद, प्रगतिवाद तथा प्रयोगवादी एवं नई कविता के युगों में क्रमशः विभाजित किया गया। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? अब इसमें कौन से युग की बात करेंगे? भारतेंदु युग का जो समय चला वो कहते हैं 1850 से लेके 1900 तक। अभी मैंने इससे पीछे अभी आपको जब क्वेश्चन भेजा था उसमें भी भारतेंदु युग का काल पूछा गया था, निर्धारण काल क्या था। देखिए भारतेंदु युग का काल क्या है इसमें? 1850 से लेके 1900 तक। भारतेंदु आधुनिक साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। आधुनिक साहित्य के क्या माने जाते हैं? जन्मदाता। रीति काल में काव्यों का नाता जन जीवन की टूट चुका था। जो रीति काल हुआ था उसमें कवियों का जो नाता था वो जनजीवन से क्या हो चुका? टूट चुका था। भारतीय युग ने कवियों ने कविताओं को राजमहल से निकलकर इस संपर्क को फिर स्थापित किया और जन भावना को वाणी दी। यानी जो व्यक्तियों की जो वाणी थी उसे क्या करा और उनसे घर से जैसी बाहर, राजमहलों से बाहर निकलकर उन लोगों से संपर्क किया और उनकी जो भाषा थी, उनकी जो वाणी थी, उसे क्या करा? लोगों को निकालने का प्रयास करा और उसे लोगों के बीच में लाने का प्रयास किया। इस युग में खड़ी बोली गद्य की भाषा तो बन चुकी थी, किंतु काव्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा की प्रधानता रही। काव्य विशेष की दृष्टि से भी नवीनता आई। गद्य के क्षेत्र में जहाँ नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि का विकास हुआ, वहाँ कवि के क्षेत्र में स्वयं प्रेम, समाज सुधार, प्रकृति चित्रण आदि विशेष के समावेश की कविता का पथ प्रशस्त हुआ। भारतेंदु इस युग के प्रमुख कवि रहे हैं। भारतेंदु जो हैं इस युग के प्रमुख कवि रहे। इनके अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन आदि उल्लेखनीय इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, इस युग के प्रमुख कवि का नाम आ जाए तो भारतेंदु जी का नाम आएगा और इसके अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र का नाम भी आप इसमें सुनने को मिलेगा। अब कौन सा युग आता है? द्विवेदी युग। बच्चों दूसरा युग कौन सा है? द्विवेदी युग। सन 1900 से लेके 1918 तक, कहते हैं 1900 से लेके 1918 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी के आगमन के साथ ही यह खड़ी बोली का आंदोलन बड़े जोर से चला। द्विवेदी जी से प्रेरणा पाकर अनेक तरुण कवियों ने खड़ी बोली में काव्य रचना आरंभ की। श्रीधर पाठक, मैथिलीशरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय आदि कवियों ने खड़ी बोली में काव्य रचना की। मैथिलीशरण गुप्त ने साकेत तथा हरिओम ने प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य की रचना इसी युग में की। महाकाव्य का मतलब होता है उन्होंने सबसे बड़ा काव्य लिखा। गुप्त जी ने अनेक खंड काव्यों की भी रचना की है। इस युग की कविता इतवृत्तात्मक और वर्णन प्रधान है। देखिए खंड काव्यों के बारे में मैं महाकाव्य और खंड काव्य के से पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में बता चुका हूँ कि खंड काव्य क्या है और महाकाव्य क्या है। खड़ी बोली को समृद्ध और गतिशील बनाने का बहुत कुछ श्रेय आचार्य द्विवेदी जी को जाता है और इसी कारण इस युग का नाम द्विवेदी युग कहा गया। देखिए जब द्विवेदी जी ने इस युग में बहुत सारा काम किया, इसलिए इसे द्विवेदी युग का नाम ही दे दिया गया। छायावाद युग 1918 से लेकर 1938 तक। द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग आया।
ऐसा लगता था मानो विदेशी शासन के अत्याचार और नैतिकता की कठोरता के झगड़े हुए नियमों को तथा आर्थिक कष्टों से उत्पन्न कवियों का विभोक्ष असंतोष वर्तमान से दूरी किसी काल्पनिक संसार में जाने के लिए मचल उठा। वास्तव में छायावादी काव्य द्विवेदी जी की इतवृत्तात्मक प्रकृति ही थी। प्रसाद जी, पंत जी, निराला जी, महादेवी वर्मा जी कहते हैं, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत वे, ठीक है, कहते हैं सूर्य निराला जी हैं, त्रिपाठी जी, महादेवी वर्मा जी का नाम आपने सुना होगा। इस प्रकार से प्रमुख कवि इसमें माने जाते हैं, छायावाद के कवि माने जाते हैं। इन कवियों छायावाद के चारों प्रमुख आधार स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से चारों कवियों को क्या है, इसका चारों को स्तंभ माना जाता है, मजबूती ने स्तंभ माना जाता है। कहते हैं व्यक्तित्व अनुभूति की प्रबलता, आत्मपरक रचनाएं, सौंदर्य भाव, श्रृंगार, प्रेम, वेदना, करुणा तथा नैराश्य की भावना, प्रकृति की मानवीकरण, रहस्य भावना इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां थी, यानी जो आदतें थी या विशेषताएं इसमें मानी जाती थी। छायावादी काव्य में अनुभूति एवं भावुकता के साथ साथ चिंतन का भी प्रधानता है। जीवन की चिरंतन समस्याओं पर भी इस युग में कवियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मानवतावाद तथा देश प्रेम की भावना भी इस काल के काव्य में मिलती है। यानी इन्होंने कवियों ने, अगर मैं बात करूं, छायावादी कवियों ने ऐसी बहुत सारी बातों को इसमें उजागर कर रख दिया है, जिससे लोगों की बहुत सारी समस्याओं को देखने को इसमें मिली है। छायावादी युग में प्रधानता मुक्त गीत का युग हुआ, मुक्त गीतों का युग हुआ। ये मुक्त गीत गेय तथा संगीतात्मक हैं। निराला जी और महादेवी जी की काव्य गीत सुंदर विधान है। रामकुमार वर्मा जी गीत को पर्याप्त लोकप्रिय हुए हैं। त्रियमयी कल्पना तथा लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली को अपनाकर छायावादी कवियों ने कविता को सजीव और सरस बना, यानी सरल बना दिया है। भावनाकुल छंद चयन करने में भी इनकी अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया है। अलंकारों के प्रयोग में भी नवीनता आई है, या नवीन प्रयोग किया गया है। अलंकारों को भी मानवीकरण तथा विशेषण विपर्य जैसे नए अलंकारों का प्रयोग हुआ। भाषा खड़ी बोली में सामान्य, उसमें ब्रज भाषा जैसी लोच और सरसता लाने, उसकी अभिव्यंजना शक्ति बढ़ाने और संपूर्ण श्रेय इस युग को ही जाता है। कौन से युग को? छायावादी युग को जाता है, ठीक है। इन चारों जो स्तंभ माने हुए कवि, इनको ही जाता है। अब कौन सा युग शुरू होता है? प्रगतिवादी। सन 1938 ईस्वी में द्विवेदी युग की इतवृत्तात्मक आदर्श और नैतिकता के विरुद्ध विद्रोह छायावादी काव्य में हुआ, किंतु छायावादी काव्य में सूक्ष्म वैवीय कल्पनाओं की इतनी अतिशयता हो गई कि स्थूल जगत की कठोर वास्तविकता उसका कोई संबंध ही न रह गया। कहते हैं कि कहते हैं छायावादी युग के अंदर, द्विवेदी युग के अंदर ये सारी बातें जब निकल के आई, उसकी कठोरता से छायावादी युग के अंदर आकर उन पे इन लोगों ने क्या करा, प्रगतिवादी लोग जो कवि हुए उन्होंने इनकी बातों पे ज़्यादा विशेष ध्यान ना देते हुए उनकी बातों का विरोध किया, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या कहते हैं, फलतः प्रगतिवादी कवि में छायावादी कविताओं की सूक्ष्मता और अति कल्पनीयता के प्रति विद्रोह हुआ। प्रगतिवादी कवि स्थूल जगत की वास्तविकता की ओर लौटा। काल मार्क्स के साम्यवाद के आधार बनाकर रोटी कपड़ा मकान की समस्या और मजदूरी किसानों की दयनीय दशा को कविता का विषय बनाया गया। जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने क्या करा, उनकी जो साम्यवादी जो आधार व्यवस्था थी उसको उठाया उन्होंने। उसमें क्या थी, रोटी और मकान इत्यादि की समस्या, मजदूरों किसानों की समस्या, दयनीय स्थिति के बारे में उन्होंने इस विषय बनाकर कविता लिखनी शुरू कर दी। इन कवियों ने पूंजीवादी के विरुद्ध आवाज़ उठाई। जो पूंजीवादी लोग थे उनके ऊपर बहुत सारी इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। सीधी सादी अलंकृत भाषा में अपनी बात कह देने की इनकी विशेषता है। प्रगतिवादी कवियों ने पंत, निराला जी, दिनकर जी, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, आंचल, रामविलास वर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, केदारनाथ रघुवर मुख्य रहे हैं। इनमें कुछ कवियों की कविताओं में सामाजिक क्रांति का स्वर अधिक मुखर है, यानी ऐसी क्रांति जो समाज के बारे में इन्होंने की है उसके बारे में भी इनके विचार निकल कर आते हैं। प्रगतिवादी कवियों में छंद के बंधन को अनिवार्य नहीं माना है। क्या कहते हैं आगे फिर, प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं का विरुद्ध, मानवतावादी प्रवृत्ति, शोषण के वर्ग के प्रति घृणा और शोषित के प्रति सहानुभूति, विद्रोह की क्रांति की भावना, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, यानी जो नारी के
के प्रति जो भावना थी, जो विचार थे, उसके अंदर क्या हुआ, बदलाव हुआ, उसके दृष्टिकोण में विचार बदले। प्रगतिवादी कविता के प्रमुख क्या रही, विशेषता रही या प्रवृत्तियाँ रही। इस प्रकार से ये सारी प्रवृत्तियाँ देखने को मिली कि नारी का सम्मान हुआ। अब क्या आता है बच्चों, प्रयोगवादी धारा या नई कविता। एक नया युग के बारे में जो कहते हैं 1943 से, इसी में इसका प्रारंभ माना जाता है। प्रयोगवाद का आरंभ सच्चिदानंद हरिनानंद वात्स्यायन अजय द्वारा संपादित तथा सन 1943 में प्रकाशित प्रथम तार सप्तक संकलन में माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवियों की रचना संकलित थी। इन्हें अजय ने राहों की अन्वेषी कहा था। ये 7 कवि थे अजय, गजानन, माधव, मुक्तबोध, नेमिक चंद्र, भारत भूषण, प्रभाकर, माचेव, गिरिराज कुमार माथुर तथा रामविलास शर्मा। इन लोगों ने इसमें 7 कवियों का नाम जो दिया है, उन्होंने अपनी कविताओं का संकलन किया। 1951 द्वारा ईस्वी में दूसरा साप्तक प्रकाशित हुआ, जिसमें 7 कवि थे, भवानी प्रसाद मिश्रा, सुकुन माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर साय, धर्मवीर भारती आदि इसमें 7 कवि रहे हैं। जो दूसरा इसका संकलन लिखा गया, जो दूसरा प्रकाशन हुआ 1959 में तीसरा सप्तक भी प्रकाशित हुआ, जिसमें प्रयोगवादी के समर्थन में कुछ पत्र पत्रिकाएं भी निकली। कुछ प्रयोगवादी कवियों ने कविता संग्रह भी प्रकाशित हुआ। तीसरे सप्तक के कवि जो रहे प्रताप नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसके प्रमुख कवि रहे हैं। कौन से के तीसरे जो आपका सप्तक छपा था उसके 1979 यानी 89 में चौथा सप्तक प्रकाशित हुआ, जिसमें जिन 7 कवियों की रचना संकलित है उनके नाम क्या हैं, अवधेश कुमार, राजकुमार, कुंभक, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा तथा राजेंद्र किशोर आदि रहे हैं। इस प्रकार से इन कवियों ने चारों सप्तक में अपनी बातें लिखी हैं। कहते हैं अजय रचित जो होती है, हरी घास पर क्षण भर, सुनहरे सवाल, इंद्रधनु रोधे हुए ये, आंगन के पार द्वार, भवानी प्रसाद मिश्रकृत, ये किसकी हैं, गीत परोक ये भवानी प्रसाद ने जो लिखी हैं। ठीक है, खुशबू के सिरहोलेख और गिरिराज कुमार की माथुर ने जो लिखे धूप के धान, शिला पंख चमकीले, धर्मवीर जी भारती जो लिखते हैं ठंडा लोहा, कुनु प्रिया। इस प्रकार से इन कवियों ने अपनी अपनी जो रचनाएं हैं वो लिखी हैं, अपनी कृतियां लिखी हैं। आदि धारा की उल्लेखनीय रचनाएं भी रही हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें आगे कहते हैं, आगे क्या करें, घोर व्यक्तित्वता के कहते हैं अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, कुंडा और निराशा के स्वर, गहन बौद्धिकता, भदेश, अनगढ़ विरूप का चित्रण, विद्रोह का स्वर, व्यंग तथा कटुरिक्त प्रयोगवादी कविता के प्रमुख क्या रही, इसमें विशेषताएं रहीं। इन प्रयोगवादी जो कवि हुए उनके बारे में इस तरीके की बातें इसमें विशेषताओं के रूप में कही गई। भाषा और शिल्प के क्षेत्र में इन कवियों ने नए प्रयोग किए। साहित्य हिंदी के साथ अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, अन्य आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। यह कविता मुक्त शैली से रची गई है। नवीन कहते हैं विभम योजना तथा नवीन उपमानों का प्रयोग, लालटेन में नए दीप, हड्डी के रंग वाला बादल, मजूदरीन सी रात आदि इनकी प्रमुख विशेषता भी रही हैं। प्रयोगवादी कविता ने हिंदी काव्यों को एक नई रूप, नई सशक्त भाषा दी है तथा इसकी अभिव्यंजना शक्ति में वृद्धि भी क्या हुई है, वृद्धि की गई है। ठीक है बच्चों, प्रयोगवादी धारा विकसित होकर नई कविता के रूप में आई। ये प्रयोग जो धारा थी, ये प्रयोगवादी लोग हुए हैं, उनकी जो विचारधारा थी, ये विचारधारा क्या बन के आई, नई कविता के रूप में निकल के आई। सन 1954 ईस्वी में डॉक्टर जगदीश गुप्त और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने नई कविता का नाम पत्रिका प्रकाशित की। किसने, जगदीश गुप्त ने और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने नई कविता का एक नाम से एक पत्रिका प्रकाशित की। कहते हैं इसके बाद नई कविता का युग आया। इसी वर्ष में ऐसी वाद मुक्त कविता रची गई जो किसी विशेष प्रवृत्ति, स्कूल या वाद से बंधकर नहीं चली। कहते हैं ये ऐसी कविताएं लिखी गई जो किसी स्कूल और किसी के कहने के या किसी के माध्यम से बंधकर वो नहीं चली। नई प्राप्त स्वतंत्रता से अपेक्षा एवं
मोहभंग, नक्सलवादी आंदोलन के प्रभाव तथा स्वतंत्रता के बाद हुए सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप तरह तरह की नामधारी कविताओं का प्रकाशन हुआ। इनमें साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता जैसे दो विभाजन प्रमुख हैं। इस दौर में रचनाकारों की कई पीढ़ियां सक्रिय रहीं। रघुवर साय, राजकुमार चौधरी, धूमिल, ऋतुराज, लीलाधर जुगड़ी, दूधनाथ सिंह आदि जहां षटोत्तरी कविता के प्रमुख कवि हैं, वहीं मंगलेश डबराल, उदय प्रकाश, अरुण कमल, राजेश जोशी, एकांत श्रीवास्तव आदि समकालीन कवि के रूप में प्रमुख हस्ताक्षर हैं। देखिए, दो प्रकार के जिसके नाम दिया, एक नक्सल को कहते हैं समकालीन कविता ही, और दूसरी कविता को कहते हैं साठोत्तरी कविता। दोनों के कवियों के बारे में भी नाम बता चुका हूँ। कहते हैं बच्चों आगे लास्ट में बड़ा सुंदर कह रहे हैं, जीवन के समस्त स्तरों की नई भूमिका के साथ कविता लगातार चित्रित करती जा रही हैं। इसी काल की कविताओं में विरोधी काव्य रूप मिलते हैं, जिसमें छंदमुक्त कविता के साथ नवीनगत, जनगीत, गजल, दोहे आदि प्रमुख हैं। इस तरह हिंदी के कविता के प्रभावमयी धारा सतत अनवरत बहती ही जा रही है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से सभी कालों के बारे में पढ़ा चुका हूँ। और अब लास्ट में अगर हम बात करें तो छायावादी, प्रयोगवादी और आपकी द्विवेदी युग, भारतेंदु युग के बारे में आपने पढ़ा। इसके माध्यम से हमने काव्य का समुचित इतिहास पूर्ण कर लिया है। इसके बाद काव्य के बारे में हम अगली वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। यह जो पूरी वीडियो थी, इसके माध्यम से हमने पूरा काव्य के इतिहास में हम आपको समझा चुके हैं, बता चुके हैं बच्चों। अगर कोई भी परेशानी आपको आती है तो आप विद्यालय में आकर समझ सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।